हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है एडीओ एग्ज़ाम है मेंस का 22 से 23 अप्रैल को है। ठीक है, तो हम इसके लिए इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं और ये आज अपनी 5वीं वीडियो है। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ हैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, बट पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये आपको पहले ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, क्वेश्चन पहला है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट्स। अब देखो, तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताने से ना पहले बताता हूँ कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो, जितनी तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी उतनी ही तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ है जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई उस वैसा कोई प्रोडक्ट बनाएगा। अगर देखो लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो पेन नहीं आता, पेंसिल नहीं आती। वैसे ही ना, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उसी चीज़ का प्रोडक्ट आता है। तो इन प्रोडक्ट्स को ना जनरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो कौन कौन से। देखो, पहला है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, टोटल 3 तरह के होते हैं। पहला फ्यूचर, दूसरा कंटीजेंसीज और तीसरा एक्युमुलेशन। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर वाले ट्रांजेक्शन्स हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। देखो, हर कोई आदमी, हर किसी फैमिली की एक फ्यूचर गोल होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उसके लिए हर कोई पैसा बचा कर रखता है, थोड़ा थोड़ा पैसा। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में वही खर्च होंगे जो हमें फ्यूचर में करने होंगे। अब इसका जो पार्ट 1 है वो है स्पेसिफिक मतलब हर किसी को अपने घर में शादी करनी होती है कि मेरे को अपने बच्चों की शादी करनी है, ये सोच के कोई पेरेंट्स जो हैं वो सेव करेंगे। दूसरा, एक अपना हिस्सा निकालेंगे इनकम कॉस्ट के लिए। दूसरा, कुछ सोचेंगे कि मेरे को अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, तो उसके लिए एक हिस्सा निकाल कर रखेंगे। अब कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो किराए के घर में रह रहे होते हैं या छोटे घर में रह रहे होते हैं, ये मतलब उनको एक नया घर लेना होता है, बड़ा घर लेना होता है, जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए हिस्सा निकाल कर रखेंगे। तो मतलब उन्होंने पिन पॉइंट कर दिया ना कि ये वाला हिस्सा जो है ये एजुकेशन के लिए है, या किसी फैमिली के लिए वो हिस्सा हाउस के लिए होगा। तो जब भी आप किसी खर्चे को स्पेसिफिक किसी काम के लिए रखते हैं तो वो क्या आ जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे कि आपको पूरी कहानी याद आ जाए। हाउस, एजुकेशन, ठीक है, शादी मतलब मैरिज। ठीक, फिर अब जनरल। अब देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है, बट कुछ खर्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनका हमें नहीं पता। जैसे किसी के पास गाड़ी तो है, फॉर एग्जांपल कार है एक। ठीक है, उसके पास वो है, ऑल्टो है। ठीक, अब वो सोचता है कि अभी तक तो उसके मन में कुछ विचार नहीं था, ऑल्टो बहुत बढ़िया थी, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसका कंफर्ट बढ़ गई है, तो फिर वो सोचता है कि अब क्यों ना मैं नेक्सॉन ले लूँ। नेक्सॉन, तो मतलब ये अलग से खर्चा आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम जो कुछ पैसा अलग से बचा के रखते हैं ना स्पेसिफिक के अलावा, उसमें से हम क्या कर लेंगे? हम कार अपडेट कर लेंगे। चलो, कार अपडेट कर लिया। ठीक है, या मेरे को अपने घर में पेंट करवाने का मन नहीं था पहले, बिल्कुल बढ़िया था, बट अब 50,000 का पेंट का खर्चा आ गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी? ये आ जाएंगी जनरल वाले से। ठीक है, जनरल वाले में से। ठीक, फिर अब ये वाला जो खर्चा आएगा पूरा फ्यूचर वाला, फ्यूचर जनरेशन्स वाला, तो इसके लिए प्रोडक्ट निकाला होगा। ठीक है, तो अब ये जो फ्यूचर खर्चा है ना, ये आदमी जो ये जनरली कैश ही होता है, लिक्विड ही होता है। तो ये कहाँ रखता है आदमी? एफडी के तौर पे रखता है, या सेविंग अकाउंट्स में रखता है। ठीक है, ऐसी चीज़ में रखता है। मोटा मोटा बैंक्स में रखता है। ठीक, बैंक्स में। ठीक है, मोटा मोटा बोल रहा हूँ, जनरल, स्पेसिफिक नहीं। ठीक, कि इसी में रखेगा और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एफडीज में या सेविंग के तौर पर रखता है जनरल वाला। अब देखो, मेरे को पैसा चाहिए 10-20 हज़ार रुपये, तो अपने पैसे में कैश ही निकाल कर दूंगा ना, भले ही अब नकदी दूँ या एटीएम से दूँ, होगा तो बैंक में ही ना वो। तो इसलिए मैंने बैंक बोल दिया जनरली। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया? पहला तो हो गया ये अपना फ्यूचर। फ्यूचर मैंने आपको 2 बता दिए, स्पेसिफिक और जनरल। फिर दूसरा क्या आ गया? कंटीजेंसीज। मानो कि आप रह रहे हो और आपके घर में आग लग गई। देखो, कंटीजेंसीज क्या होता है ना, जैसे हाउस फायर, हाउस फायर, डेथ बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट।
ठीक है, एक्सीडेंट। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना कि देखो हिंदुस्तान में 130 140 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है। अब मानो कि चलो 50 करोड़ घर भी होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि रोज़ के रोज़ 50 करोड़ घरों में आग लग रही है। एक आध हज़ार में, चलो एक आध हज़ार छोड़ो, एक करोड़ घर में मानो कि आग लग गई, ठीक है, रोज़ के रोज़। एक साल में नहीं लगती होगी इतनी, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो 1 करोड़ यार बहुत ही बड़ा हो गया, अनरियलिस्टिक हो गया। 1 लाख घर में आग लग जाती होगी रोज़, ठीक है, घर में झुग्गियों में कुछ भी। अब आप देख रहे हो कि कहाँ 50 करोड़ और कहाँ 1 लाख, ठीक है। अब देखो इसकी जो होने की पॉसिबिलिटी होती है ना एक पर्सन के साथ में, पर पर्सन जो उसकी होने की पॉसिबिलिटी है वो होती है बहुत कम पॉसिबिलिटी, ठीक है, होती तो बहुत कम है, बट इसके साथ में जो रिस्क होता है ना, रिस्क एसोसिएटेड, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो आग तो किसी किसी घर में लगती है ना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है किसी घर में आग लग जाए, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बट जिसके घर में आग लग गई उसका तो पूरा घर ही सुहा हो जाएगा और उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। बट इसका मतलब क्या है, रिस्क बहुत बड़ा होता है। तो इसमें फिर दो तरह की चीज़ आती हैं, या तो आप सारा खर्चा खुद से झेल जाओ, या आप क्या काम करो, एक अपने पास ना पहले से एक इंश्योरेंस लेके रखो, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, इंश्योरेंस का, INSURANCE, इंश्योरेंस का, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया इंश्योरेंस। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पूरा भार लेगी उसका, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिस्क रिटेंशन से अच्छा कि इंश्योरेंस कंपनी को दे दो, ठीक है। ये तो हो गए दो तरीके के। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा है वेल्थ एक्यूमुलेशन। कहाँ लिखूँ, चलो पेज ऐड कर लेते हैं। अब तीसरा क्या हो गया, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप ना अपने एसेट्स को या अपनी तनख्वाह को, मतलब जो भी चीज़ है ना आपके पास, जो भी प्रॉपर्टी है, मोटा मोटा प्रॉपर्टी को आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उसको आप ग्रो करना चाहते हो, तो उसका क्या बोलते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन। अभी जनरली कैसे होगा, देखो आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको वो सिक्योर करेगा, ठीक है, ठीक है। आपने अब बैंक में पैसे रखे तो वो रखे हैं किसके लिए, कि आम तौर पर पड़ने वाली चीज़ों को आप उससे निकाल सकें, ठीक है। भले ही उसका सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट इन्फ्लेशन भी तो होता है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता आपको। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया है एक प्रोडक्ट का नाम, जिसका क्या नाम है, शेयर्स बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स के नाम जो इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक। तो आप में समझिए होगा ना, वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी प्रॉपर्टी एसेट को बड़ा करना। किसी की तनख्वाह आज 1 लाख है, वो मेहनत करेगा अपने ऊपर, फिर अगले साल 3 लाख 4 लाख कर लेगा, मतलब बढ़ा लिया ना उसने। अब जितनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो बचेगी, इनकम बनेगी, सेविंग्स बचेगी, उतना ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। किसी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, सपोज अडानी के शेयर्स गिर गए थे, उसने पैसा लिया बहुत सारा, इन्वेस्ट कर दिया, और अडानी के शेयर्स पंप कर गए एकदम 1 साल 1.5 साल में, तो उसका पैसा कई गुना मल्टीपल फोल्ड हो जाएगा। तो मतलब क्या, वेल्थ एक्यूमुलेशन बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी कितने होते हैं, जनरली 3 प्रकार के, ठीक। मैंने आपको तीनों बता दिए। अब देख लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर द ट्रांसैक्शन प्रोडक्ट्स। ये मैंने कहा था ना, स्पेसिफिक और जनरल दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, आंसर हो गया इसका ए। देखो स्पेसिफिक जनरल मैंने बताया था बैंक डिपॉजिट्स, ये कंटीजेंसी में बताया था, और बॉन्ड्स और डिवेंचर किसमें बताया था मैंने, एक्यूमुलेशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा आपको मैं बता दूं ना इसकी PDF कहाँ मिलेगी, आपको पता ही होगा, अपना चैनल का नाम जो YouTube का है कॉन्सेप्ट, वही अपने टेलीग्राम का नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। तो इस पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल 3 ही सब्सक्राइबर्स हैं इसके, आपको मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ना हो तो मत करना, बट PDF तो यहीं पे मिलेगी, बट PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल तो नहीं पड़ता, ठीक है। PDF डाउनलोड करनी हो तो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और, अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ क्या है, कॉन्सेप्ट वर्धनम ही है। आने वाले टाइम में हम इस पे भी आ जाएंगे और इस पे भी, ठीक है। तो नाम उसका भी अगर हमें मिला कॉन्सेप्ट वर्धनम तो वही रखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन एंड रिटर्न्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन का मतलब होता है डेटम, आप कह सकते हो ना, ठीक है, एक तरीके से। अब देखो जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही तो ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी और रिटर्न कम मिला, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट का मेन एम होता है वो क्या होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन, मतलब अपने रिटर्न्स को बढ़ाना, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, गलत है, रिलेटेड होते हैं। बताया ना कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होरिजन द लार्जर द रिटर्न, यही है इसका आंसर, ठीक है, बी है। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होरिजन, ये गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट द पास्ट सेविंग्स द मोस्ट। अब देखो ये पूछा है कि ऐसा कौन सा स्टेज है लाइफ का जिसमें कोई भी पर्सन है वो अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा उससे सहराता है। देखो लाइफ के भी ना कई सारे फेजेस होते हैं। पहला हो गया बॉर्न, ठीक है, फिर हो गया लर्नर, ठीक है, फिर हो गया अर्नर, ठीक हो गया, फिर चौथा हो गया एम्प्टी नेस्टर, ठीक है, और छठा हो गया रिटायरमेंट, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मतलब क्या होता है, देखो ये तो जब बच्चा पैदा होगा तो वॉर्न हो गया, ठीक है, पैदा हुआ है ना इसलिए वॉर्न, ठीक है। अब लर्नर मतलब स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा तो फिर वो लर्न नहीं करेगा ना चीज़ें, तो ये वाली एज तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 25-26 साल तक होती है इंडिया में, ठीक है, लर्नर फेज। अब कोई 28 साल का तैयारी कर रहा है, 29 साल का तैयारी कर रहा है तो उससे स्पेसिफिक मत कर लेना, एक जनरल एज जो होती है वो इतने तक ही होती है, 25-26 तक, ठीक है। फिर आगे अर्नर, अब आप LID की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अर्नर फेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अर्नर हो जाओगे, ठीक है, आप कमाने लग जाओगे। फिर आप कब तक कमाओगे, 50-60 साल तक तो हिंदुस्तान में कमाता ही है ना आदमी, ठीक है, जब मतलब 60 साल उसकी वर्किंग एज होती है। अब मानो वो 25 पे लग गया और 60 तक उसने कमाया तो कितने हो गया, लमसम 45 साल कमाता है वो, ठीक है, 45 साल के आसपास वो कमाई करता है, ये हो गया अर्नर फेज। तीसरा है एम्प्टी नेस्टर। अब देखो एम्प्टी नेस्टर कौन सी फेज़ है, ये वो फेज़ है जब आदमी को बड़े बड़े खर्चे करने होते हैं, जैसे उसको अपने बच्चों की शादी करनी है। अब देखो एक बार शादी आप करने निकलोगे, अगर आप ठीक ठाक भी शादी करोगे तो खाने का खर्चा है, फिर डेकोरेशन का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, मतलब शादी करना अपने आप में बड़ा खर्चा होता है। तो इसमें तो नेस्ट जो है इसका घोंसला वो खाली हो रहा है ना, ठीक है, वो खुशियाँ बढ़ रही हैं, तो ये हो गया एम्प्टी नेस्टर। चौथा तो रिटायरमेंट, अब आदमी रिटायर होगा तो फिर कुछ कमाएगा ही क्या, तो ठीक है, ये 4-5 फेज होते हैं ज़िंदगी के, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज, अब देखो कौन से स्टेज में सेविंग सबसे ज़्यादा काम आएंगी। आप कहोगे अर्नर में तो कमा ही रहा हूँ और लर्नर में मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, और एम्प्टी नेस्टर में काम तो आती है बट उसमें आप कमा भी रहे होते हो। और ये जो एम्प्टी नेस्टर वाली एज होती है ना, जो शादी उदी करते हैं आपके घर वाले, जो आपकी भी होगी, तो आपके घर वाले 50 साल के आसपास के होंगे, ठीक है, एक जनरल से बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ही छोटे हो अपने सारे घर अपने भाई बहन से, तो हो सकता है कि घर वाले 60+ भी हो गए हो, ठीक, और आपके मम्मी पापा की शादी बहुत ही जल्दी हो गई हो और आप जल्दी पैदा हो गए हो, तो हो सकता है उनकी एज 40 भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों के घर में शादी तब होती है जब उनके माँ बाप कमा रहे होते हैं। अब रिटायरमेंट एक ऐसा फेज़ है जब कमाई नहीं हो रही होती है, तो उसी समय तो क्या आता है, याद आता है ना कि सेविंग्स, ठीक है, तो इसलिए तो कहते हैं हमारे पूर्वज कि पैसा बचाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो इन्फ्लेशन है इसका आंसर, ठीक, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन, स्टैग्फलेशन और हाइपरइन्फ्लेशन ये भी बताऊंगा अगर आगे किसी क्वेश्चन में आएगा ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। ये मैं क्यों नहीं बता रहा, आप ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है या मैं बताना नहीं चाह रहा। देखो अगर ये बैंकिंग क्लास हो रही होती ना बैंकिंग की, तो मैं शायद एक बार को बता भी देता, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं ऐसा कुछ, ठीक, इसलिए नहीं बता रहा। और एग्ज़ाम से 3 दिन पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो बेकार में हो। क्वेश्चन 5th क्या है, विच ऑफ द बिलो कैन बी कैटेगराइज अंडर द वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। मैंने ये आपको भी पहले बता दिया, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक है, जब हमको अपनी एसेट्स बढ़ानी होती है, बॉन्ड्स में, शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो बैंक डिपॉजिट्स मैंने किस में बताया था, जनरल और स्पेसिफिक खर्चों में, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन्स में। लाइफ इंश्योरेंस मैंने बताया था कंटीजेंसीज में। जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस तो सेम ही है ना। और तीसरा शेयर्स और बॉन्ड्स, ये किसमें बताया था मैंने, एक्यूमुलेशन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी।
अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस पता है? लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं जनरली ये लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म 30-40 साल के, और ये जनरल इंश्योरेंस ये होते हैं 1 साल वाले, 1 साल में ये एक्सपायर हो जाता है, रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। और वो ज़िंदगी का है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जैसे मोटर बाइक हो गया, इन सब का। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर द कंटीजेंसी प्रोडक्ट्स। देखो ये बहुत रिपीट हो रहा है, कंटीजेंसी प्रोडक्ट्स, ट्रांजिशन प्रोडक्ट्स, तो एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। कंटीजेंसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ये तो सेम रिपीट नहीं कर रहा वापिस, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल इज लाइकली टू फॉलो वेल्थ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। फिर से वही आ गया, अब बताओ कौन सा वाला होगा? एक्यूमुलेशन है इसका आंसर। ये सब चीज़ें रिपीट हो रही है इसलिए मैंने इन्वेस्ट समझा रहा है ना वापस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब आदमी टैक्स की प्लानिंग करेगा तो क्या सोचेगा कि जो सरकार ने 7 लाख तक की वो दे रखी है, 0 रुपये देना है आपको टैक्स में, उसका इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। और जो टैक्स स्लैब्स है उसका भरपूर इस्तेमाल कर लूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो उसमें पूछा है नॉट, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिड्यूस टैक्स बर्डन एज रिजल्ट ऑफ द प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। टैक्स का बर्डन ही तो कम करना है अपने ऊपर से। अब आपको 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, सरकार कह रहे हैं एक काम करो, ये स्कीम है, अब आप केवल 10 रुपये दे दो, तो आपका बर्डन रिड्यूस हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है? ये भी इसका एक बेनिफिट है। तीसरा क्या है? टैक्स इवेजन। आप ये नहीं करते ना, कि आप ये थोड़ा ना सोचोगे कि सरकार को तो 10 लाख बनना है, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो ऐसा तो जो अच्छी कंडीशन होती है ना, आइडियल कंडीशन, उसमें आदमी ये नहीं सोचता कि हमें टैक्स का गवर्न करना है, काला धन करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये बेनिफिट नहीं है। फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, तो ये तो है ही। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो आपने कहा सुनी होगी ना, जब जागो तब सवेरा। तो इसका मतलब क्या है? जितनी जल्दी आप जाग जाओगे उतनी जल्दी अच्छा होता है। तो इसका मतलब क्या है? एज सुन एज वन गेट हिज फर्स्ट सैलरी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, जब पहली सैलरी मिले आपको सबसे पहले, मतलब आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, करना शुरू कर दो क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमंग द फ्लोइंग वुड यू रिकमेंड इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफोर्सिन इवेंट्स। मैंने बताया था घर में आग लग जाना, किसी के यहाँ कोई मर जाना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस। इससे क्या है? परिवार पे बहुत लोड नहीं आता, ठीक है। अब देखो शेयर्स एंड एफडी हैं, इससे क्या आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं। जो आपका पैसा तो वही तो मिलेगा। शेयर्स का कुछ पता है? अडानी में लगाए थे लोगों ने, भड़क हो गया ना नीचे एकदम भड़क, तो उसका कुछ नहीं पता। डिवेंचर्स सेम है, शेयर्स मार्केट इक्विटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इंश्योरेंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द बिलो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट दैट यंग पीपल आर चार्ज लेसर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। देखो जो यंग है, जो 30 साल का है, और एक 60-50 साल का है, तो देखो इसकी एक तो इसके साथ में जो हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो कम होंगे, इनके ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, इसकी जो अर्निंग होगी ना, अर्निंग टाइम, अर्निंग एज, वो ज़्यादा है। 30 है, 30 तक काम करेगा, मतलब 30 साल काम करेगा। ये 50 है, मैक्स टू मैक्स 10 साल काम कर लेंगे, ठीक है। तो इनका जो अर्निंग एज है ना, ये कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ना क्या होता है कि जो कंपनी देखती है कि भाई 30 साल वाला है, इसको थोड़ी सा रिवेट दे देते हैं, इससे क्या होगा, ये हमारे साथ तक लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा, अलग अलग पॉलिसी खरीदेगा, तो हमें अलग अलग तरीके से फ़ायदा देगा। इसलिए क्या होता है, इनके प्रीमियम जो होते हैं ना कम होते हैं। देखो यंग पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, ये तो गलत है। ओल्ड पीपल कैन अफोर्ड टू पे मोर, नहीं। देखो मोर्टिलिटी इज रिलेटेड टू द एज, देखा ये मरने का जो होता है ना 50 साल 30 साल जो बोल रहा हूँ मैं, एज ही तो है सब। मोर्टिलिटी इज रिलेटेड टू एज, ठीक है। अब देखो एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक 30 साल का है आदमी, एक 50 साल का है। अगर हम एक जनरल बात करें कि 30 साल वाला आदमी जो है, और एवरेज एज जो मानते हैं हम 70 मान लेते हैं, 70 के हिसाब से 40 साल जिएगा और ये 20 साल जिएगा, ठीक है। अब कंपनी को उसे 40 साल बाद पैसा देना है इंश्योरेंस का, अगर इसके साथ कुछ होता है, मान के चलो 40 साल, और इसको 20 साल बाद, तो बताओ किससे ज़्यादा पैसा लेगा? इससे तो लेगा ना। अगर दोनों को 20-20 लाख रुपए देने हैं तो इससे कम लेगा, इससे ज़्यादा लेगा, इसलिए इनका प्रीमियम कम होता है लोअर कम बच्चों का, और जो कम एज के होते हैं इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मोर्टिलिटी इज रिलेटेड टू एज, ठीक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प डिटरमाइन द इंश्योरेंस नीडेड बाय इंडिविजुअल। इसका आंसर तो सीधा सा है, ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, ठीक है। इसका आंसर देखो सीधे बताता हूँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, HLV। देखो ये HLV जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HLV। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 70 ईयर्स पहले ना, 70-80 साल पहले इस टर्म को कॉइन किया गया था, और किसने किया था?
एक वो थे, उनका नाम था ह्यूबनर। मैं आपको सही स्पेलिंग बताता हूँ उनकी, HUVENER, वी है, ठीक है, ह्यूबनर। ये एक यूएस के वो थे, ठीक है। इन्होंने टर्म कॉइन किया था, एच याद कर लेना, एच से ह्यूमन, एस से ह्यूबनर, ठीक है। अब HLB होती क्या है, देखो HLB क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 10 लाख रुपए, ठीक है, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का, तो आपको जो नेट बचा वो कितना है, आपको अगर 9 लाख, 9 लाख, तो ये आपकी HLB है, ठीक है। इन सेविंग्स पर एनम इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू अर्न, ठीक। मोटी सी बात क्या है कि एक ईयर की 1 ईयर सेविंग इनटू नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स, वर्किंग ईयर्स, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। HLB का वैल्यू कितना होता है, ये होता है, ठीक है। जो पैसा आप बचा रहे हो वो, और आप कितने साल तक काम करने वाले हो वो, इसका मतलब क्या होता है, HLB, ठीक है। अब देखो, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने, ह्यूबनर ने इसको, इस वर्ड को कॉइन किया था, ठीक है। अब मुझे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या है, व्हाट इज करेक्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडेमनिटी वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द कॉन्टेक्ट ऑफ एश्योरेंस। पहले इन दोनों वर्ड्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखो, एश्योरेंस मतलब विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, देखो ये क्या होता है कि अगर किसी का सपोज घर जल गया, ठीक है, उसका घर था 20 लाख का, 20 लाख का नुकसान हो गया ना, इसका मतलब होता है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है तो हम आपको वापस उसी स्थिति पर ला कर रख देंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे आपका। 20 लाख का अगर आपका नुकसान हुआ है तो हम आपका 18-20 लाख रुपए दे देंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है ना, आप उसी लेवल पे जहाँ पहले थे वहीं पे आके हम आपको खड़ा कर देंगे। इसका मतलब ये होता है। अब बताओ कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये इंडेमनिटी है कि ये है जनरल इंश्योरेंस होती है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द एश्योरेंस, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है, अब देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, वो एश्योरेंस दे रहा है कि अगर आपके घर में किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, हम ये आपको क्या कहते हैं, एश्योर करते हैं, ठीक है। जितने का आपका पॉलिसी होगी हम उतने का आपको पैसे देंगे, हम ये एश्योर करते हैं। और जनरल इंश्योरेंस कैसा होते हैं, जैसे घर हो गया, कार हो गया, बाइक हो गई, हेल्थ हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, हेल्थ जो होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है। तो जनरल इंश्योरेंस क्या हो गया, कार, बाइक, इन सब का ब्रेकडाउन। अब किसी की कार ठुक गई, उसका तो भाई नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे रिकवर करेगा, कैसे करेगा, जनरल इंश्योरेंस देगा उसको पैसा कि हम आपको इसके अंडर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस, वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, ठीक। तो इसका आंसर हो गया ये। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच अमंग द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर द रिस्क। अच्छा चलो, अब रिस्क कितने तरह के होते हैं, रिस्क होते हैं 3 तरह के, ठीक है, 3। पहला पहला बहुत जल्दी मर गया तो टू अर्ली डेथ, यहाँ ही लिख देता हूँ, ये लिखे तो हैं। पहला रिस्क क्या है, डाइंग टू यंग, पहला तो यही हो गया, ठीक है, डाइंग टू यंग। दूसरा क्या है, डाइंग टू अर्ली, ये भी रिस्क है, ठीक है। अब देखो कोई बहुत जल्दी मर जाएगा, कोई बहुत बाद में। तीसरा क्या है, लिविंग विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई रिस्क ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो रिस्क 3 तरह के होते हैं। डाइंग टू यंग का मतलब क्या है, देखो डाइंग टू यंग का मतलब, देखो किसी ने पॉलिसी ली, सपोज मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, उन्होंने 25 साल की एज में पॉलिसी ले ली कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दे देना आप, ठीक है, ये पॉलिसी ले ली। अब मिस्टर सी 27 साल में मर गए, अब मिस्टर सी ने कितनी प्रीमियम पे करोगे, दो ही करोगे, ठीक है। अब 2 प्रीमियम के बेनिफिट पे इनको 1 करोड़ रुपए देने पड़ गए कंपनी को, तो एक नुकसान हो गया ना कि कमाया है तो 8 आना और खर्चा हो गया 1 रुपया, ये कहावत बोली है मैंने, ठीक है। अब सोचो 2 किस्तें दी और 1 करोड़ रुपये मिल गया फैमिली को। वो बात अलग है कि इनका मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो फैमिली को लॉस हुआ है, वो लॉस तो हुआ है, बट पैसे का जो नुकसान है ना वो कंपनी के ऊपर आएगा। कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो आपको पैसे से मदद करेगी कि
मिस्टर एक्स के होने वाली जो पीढ़ी है, जो है पीढ़ी, जो उनकी फैमिली है, वो रोड पे ना जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नुकसान होता है, एक रिस्क है। दूसरा क्या है, डाइंग टू अर्ली। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, अब इन्हीं मिस्टर एक्स को ले लो। इन्होंने 25 साल की एज में इन्होंने पॉलिसी करवाई, ठीक है, कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी फैमिली को दे देना, या जब जब ये पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना, ठीक है। तो क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने जो पॉलिसी करवाई थी वो एक ऐसी करवाई थी जो मैच्योरिटी वाली थी, ठीक है, और उनको हर साल पैसे देने थे। बट क्या हुआ, मिस्टर एक्स तो मर ही नहीं रहे, 125 साल के हो गए, अब मर ही नहीं रहे। और पॉलिसी ऐसी थी कि जिनमें हर साल इन्हें मिस्टर एक्स को पैसा देना था कंपनी को। अब कंपनी इन्हें हर साल पैसा देती जाएगी। कंपनी ने सोचा होगा 25 साल के हैं, 70 साल तक जिएंगे मोटा मोटा, हम इन्हें देते रहेंगे पैसे इनके इंश्योरेंस से। अब मिस्टर एक्स तो और 55 साल जी गए, 45 साल जी गए, तो कंपनी को 45 साल का नुकसान हो गया ना, हो गया। तो ये भी एक क्या है, नुकसान है, रिस्क है, डाइंग टू अर्ली और डाइंग टू यंग। देखो ये ऑप्शन में थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है, मैं ऑप्शन सही कर देता हूँ। 3 तरह के ऑप्शन नहीं, मैं मतलब आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला है डाइंग टू अर्ली, डाइंग टू अर्ली, ठीक है। दूसरा क्या है, लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग टू लॉन्ग, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, बस यही वाला गलत हुआ है, लिविंग टू लॉन्ग होगा यहाँ पे, यंग नहीं लॉन्ग, ठीक। और तीसरा क्या है, लिविंग विद डिसेबिलिटी, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब बहुत सारे होते हैं ना कि मरने पे या डिसेबिलिटी पे वो पैसा देती है इंश्योरेंस कंपनी, अब उसको देना पड़ गया। अब यही मान लो 27 साल में किस एज में इनका एक्सीडेंट हो गया, ये व्हील चेयर पर आ गए, अब कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये भी एक रिस्क है, ठीक है। और जो रिस्क नहीं है वो क्या है, नेचुरल वियर एंड टियर, ठीक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट। अब एसेट क्या है, नहीं होता। एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी है, ठीक है। एक बहुत मोटी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ह्यूमन है, ह्यूमन तो एसेट होता है। आप कहोगे हाँ अभी बताया था ना, HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू एसेट है। कार होता है, एयर हवा कोई एसेट नहीं होती, हाउस एसेट होता है, ठीक है। आप मोटा मोटा ऐसा कर सकते हैं, वो एसेट नहीं होती। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, HLV प्रोफेसर हुबुनो। अच्छा, टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर है ना, उसमें इसका आंसर गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या है, प्रोफेसर ह्यूबनर है, ठीक है। कभी टेक्स्ट बुक ने कौन सा ऑप्शन दे रखा है वो तो मुझे याद नहीं है, बट वो नाम गलत दे रखा है टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन गलत दे रखा है उन्होंने आंसर, ठीक है, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 ये था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस का कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखो अगर आपको नहीं भी पता ना एलिमेंट, तो इतना घबराना मत, क्योंकि आम सी बातें जो आप थोड़ा जनरली सोच के कर सकते हो। एसेट है, आप कहोगे एसेट तो है ही। दूसरा रिस्क भी है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी भी है। सब्सिडी देते सुना है किसी इंश्योरेंस कंपनी को कि हम आपको सब्सिडी देंगे, नहीं ना, तो ये क्या है, इसका एसेट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूटिनिटी क्या होता है, ये वही तो प्रिंसिपल जिस पे इंश्योरेंस काम करता है कि सेम रिस्क वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे और वो पैसे फंड डालेंगे, ठीक है, और फिर जिसके साथ में नुकसान होगा उसको वो दे देंगे। यही तो है ना म्यूटिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डस डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप गए, आपको सपोज किसी कंपनी में आपने बोल लिया, कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो आपने क्या करा, कुछ शेयर्स मैंने SBI के ले लिए, कुछ LIC के ले लिए, कुछ मैंने गेल के ले लिए, कुछ रिलायंस के ले लिए, कुछ टाटा के ले लिए। अब ठीक है, इससे क्या हो गया, आपने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया ना, अलग अलग कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो ऐसे तो है नहीं कि सारी कंपनियां ही एक साथ डूब जाएंगी, टाटा भी डूब गई, रिलायंस भी डूब गई, SBI भी डूब गया, LIC भी डूब गया, गेल भी डूब गया, दुनिया भर डूब गई, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देखो अगर किसी के शेयर्स कम जाएंगे तो किसी के ऊपर उठेंगे भी, किसी के अगर बहुत ज़्यादा उठेंगे तो किसी के गिरेंगे भी, और सारे ऊपर भी उठ सकते हैं, ठीक है। बड़ी कंपनियाँ हैं, गिरने के तो सारे सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो डूबने का तो सवाल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर अपने जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब क्या हुआ, आपने अपना रिस्क कम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग देम इन वन प्लेस। आप क्या कह रहे हो कि अलग अलग जगह से फंड्स ले लिए और एक जगह इस्तेमाल कर दिया, तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो नहीं है।
इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, देख लो अलग अलग जगह आपने फंड अपने क्या करे, इन्वेस्ट कर दिए, तो यही है इसका आंसर। तीसरा, मेंटेनिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन, नहीं ये नहीं है। एसबीआई में मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, उस एसबीआई डूब गया, तो अब भले मैंने 100 करोड़ में से 1 करोड़ आज करा, 2 करोड़ मैंने अगले दिन कर दिया, 15 करोड़ दिन बाद कर दिया, और 100 दिन बाद गिर गया, एसबीआई फूट गया, तो मतलब ये नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो ये ख़त्म हो गई अपनी वीडियो, अब यहाँ तक था आज का, थैंक यू। अब मिलेंगे अगली वीडियो पे, और 3-4 वीडियो आज ही ला दिए, नहीं है ठीक है, क्यों, देखो पेपर शायद सैटरडे को है, 23 तारीख को है शायद पेपर, 23 को पेपर है, और आज है शायद 23 को पेपर है और 19 तारीख है। तो मैं चाहता हूँ कि 19 और 20 में मैं मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपके पास 20 और 21 और 22 का टाइम रहे उन्हें पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है। और एक वीडियो और आ रही है फिलहाल, बेसिकली मैं एक वीडियो कह रहा हूँ कि एक ही और नहीं आएगी, जो स्पेशल वीडियो है ना वो ला रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेशल वीडियो क्या है, आप 250 के आसपास वन लाइनर होंगे, वन लाइनर, ठीक है, 250 के आसपास वन लाइनर होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों कह पा रहा हूँ ना ये, क्योंकि कचरा नहीं लाऊंगा, केवल खास इंपॉर्टेंट 250 वन लाइनर्स लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप देख लेना, और ये जहाँ तक है ये 20 तारीख को अपलोड करूँगा, 20 अप्रैल को, ठीक, 20 अप्रैल को, ठीक, 20 नहीं सॉरी 21 को, ठीक है, 21 को अपलोड कर दूंगा अर्ली मॉर्निंग, ठीक। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।